स्टूडेंट्स, आज अब हमारा अगला टॉपिक है स्टडी का, दैट इज़ द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो किसी भी एरिया में प्लांट्स की डाइवर्सिटी और एनिमल्स की डाइवर्सिटी आप देखें वर्ल्ड में बराबर नहीं है ना। सो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज़ ए रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग जगहों पर दुनिया में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। कहीं डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कहीं डाइवर्सिटी कम है। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन द डाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो हमें ये समझना है कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो है क्या है, और यही जो है डाइवर्सिटी आपको दिखाई देती है एज वी मूव अक्रॉस द ग्लोब। जैसे जैसे हम दुनिया पर घूमते हैं, हमें लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी जैसा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। इन जनरल, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। सो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, वी सी दैट द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। यानी अगर हम देखें दिस पॉइंट और फिर अगर हम इसे कंपेयर करें इस पॉइंट से, तो पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में कहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी? हमें पता है कि नियर द इक्वेटर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। सो एट पॉइंट नंबर 1 वी विल फाइंड मोर डाइवर्सिटी। विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज। सो ट्रॉपिक्स में आपको ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट और पोलर एरियाज। सो ध्यान रखिएगा, अगर ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो फिर ये वाला पोर्शन जस्ट वेट ट्रॉपिकल रीजन है। उसके बाद फिर अगला पोर्शन आपको क्या दिखाई देगा? नेक्स्ट पोर्शन इज़ द टेम्परेट जोन। ओके, दिस इज़ द temperate zone I am shading. And then what we see? Then finally we see the polar climate at the north and south pole. So सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी स्पीशीज़ की? सबसे ज़्यादा अपने को देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल रीजन में, उससे कम टेम्परेट रीजन में, और सबसे कम पोलर रीजन में। ओके, कोलंबिया, जस्ट एक मिनट रुको। Colombia, located near the equator, has nearly 1400 species of birds, while New York, at 41° north, has 105 species. ग्रीनलैंड जो और ऊपर है, वहाँ पर आपको 56 स्पीशीज़ मिलेंगी। तो देखो आप ज़रा बर्ड स्पीशीज़ में कितना अंतर हो गया। इक्वेटर पे 1400, उससे थोड़ा और ऊपर गए तो 105, और सबसे ऊपर ग्रीनलैंड पर 56। सो आप देखिए कैसे कैसे एज वी मूव अप वी सॉ द डिक्रीज इन द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। सो डाइवर्सिटी कम होती जा रही है कि नहीं? एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। इंडिया, with much of its land in the tropical latitudes, has more than 1200 species of birds. तो भारत में अगर आप देखें तो 1200 या थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती हैं बर्ड्स की। कारण क्या है कि हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के आसपास हैं, ठीक है ना। हमारा जो एरिया है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है। अब ज़रा मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ।
रुकिए ज़रा। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हम जो बात कर रहे हैं आपसे नॉर्थ और ये साउथ, है ना, डिग्रीज़ में, वो सब क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नॉर्थ पोल, नीचे होगा साउथ पोल। तो इक्वेटर कहाँ पर है, ये रहा इक्वेटर, ठीक है ना। तो इक्वेटर पर 0 डिग्री है। अगर हम यहाँ देखें प्राइम मेरिडियन में, प्राइम मेरिडियन ये रहा, ये लाइन जो खींची हुई है, ब्लैक लाइन, डार्क ब्लैक लाइन, ये दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन, दिस वन। तो इस पर ये 0 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। एज वी मूव अप टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, वी विल सी राइज इन द डिग्रीज, 10, 20, 30, 40, ओके। तो ग्रीनलैंड के लिए आपको कहाँ बताया गया था, 70 के आसपास बताया था, है ना। तो मतलब वो ऊपर है ग्रीनलैंड। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। न्यूयॉर्क थोड़ा नीचे है, और उससे नीचे और आ जाएंगे तो कोई दूसरा एरिया। तो इस तरह से आप देखें, इक्वेटर के ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो कम होती हुई मिलेगी। और यही बात ना नीचे के लिए भी अप्लाई होती है। एज वी मूव टुवर्ड्स द साउथ पोल फ्रॉम द इक्वेटर, द डाइवर्सिटी बिकम्स लेस। सो हियर ये लंबी लंबी लाइंस हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ रही हैं। दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो लाइंस हैं ये वाली, दीज आर द रिलेटेड टू द लैटिट्यूड्स। तो इनको पैरेलल्स बोलते हैं। और ये देखिए हर डिग्री के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तो एज वी मूव अप, ओके, लाइक दैट, इस तरह से सर्कल बन जाएगा ये। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसका। तो हम वापस आ चुके हैं दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए। तो अभी मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया अबाउट दिस सिचुएशन। ये 71 डिग्री क्या है ना, नॉर्थ। और ये 41 डिग्री था न्यूयॉर्क के लिए, है ना। और इक्वेटर के आसपास अगर देखा जाए, नियर टू द इक्वेटर, तो क्या सिचुएशन थी, ये सारा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ए फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर, इक्वाडोर जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। वहाँ पर आपको 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी प्लांट्स की, है ना। इट हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मैनी स्पीशीज़ ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। तो यूएसए में जो मिड वेस्ट जोन है उसको कंपेयर अगर आप करो इक्वाडोर से, तो इक्वाडोर में 10 गुना ज़्यादा आपको वेस्कुलर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या है, जिनके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है ना। तो वो आपको वहाँ ज़्यादा मिलेंगे इक्वाडोर में, बिकॉज वो ट्रॉपिकल कंट्री है और टेम्परेट है, जैसे यूएसए में मिड वेस्ट वाला रीजन। तो वहाँ पर आपको कम प्लांट्स मिलेंगे, 10 टाइम्स कम मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जो बहुत फेमस है, जो साउथ अमेरिका में है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है धरती पर। एंड इट इज़ होम टू more than 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1,300 of the birds, 427 of mammals, 427 of amphibians also, 378 of reptiles, and of more than 1,25,000 invertebrates. तो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट का नाम मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दुनिया में अगर कहीं मिल रही है आपको देखने को, तो ये यहाँ पे देखने को मिल रही है। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. तो ये वो जंगल हैं जहाँ पर लगभग 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज़ को आज भी हम ढूंढ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं, नेम नहीं कर पाए हैं। तो अब हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। अभी तो ये जो लगातार स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उनको
एक्सटिंक्शन से बचाना और उनको क्लासीफाई करना। तो सोचिए आप कितना बड़ा टास्क होगा ये। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ऐसा क्या खास है ट्रॉपिक्स में, है ऐसी क्या बात है कि वो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को अपने पास रख पाता है, क्यों इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पर। Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are. अब कुछ important इसके ऊपर लोगों ने conclusions निकाले हैं, कुछ ऐसी hypothesis रखी हैं कि भाई देखो ये कारण है जिसके कारण ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। रीज़न देखते हैं क्या। स्पीशिएशन इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो स्पीशिएशन में टाइम लगता है ना, ऐसे नहीं कि एकदम से बिना टाइम के हो जाता है। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. So, and thus had a long evolutionary time for species diversification. तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पर जो चेंजेस आए हैं हिस्ट्री में, पास्ट में, वो बहुत जल्दी जल्दी आए हैं। काफ़ी डिस्टरबेंसेस आए हैं प्रीवियस टाइम्स में, पास्ट में, जिसके कारण वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं उनके नंबर कम होते चले गए हैं और उनको इवॉल्व करने का टाइम भी नहीं मिला है। मतलब कोई स्पीशीज़ इवॉल्व कर रही है, फिर उसके बाद उसके नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं, तो हो सकता है वो एक्सटिंक्ट कर जाए या उनके नंबर्स इतने कम हो जाएं कि इवोल्यूशन भी स्लो हो जाए, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज़ वहाँ पर काफ़ी बदलाव आए हैं मौसम में, और बहुत सारे आप ये कह सकते हैं दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो ग्लेशिएशंस का मतलब है उथल पुथल यानी चेंजेस। तो ये कहाँ पर ज़्यादा हुए हैं, टेम्परेट रीजन्स में, जिसके कारण वहाँ का इवोल्यूशन भी जो है सफ़र करा है। और इवोल्यूशन नहीं होगा तो फिर स्पीशिएशन स्लो हो जाएगा। लेकिन जो अपने ट्रॉपिक्स हैं ये रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं लाखों सालों तक। मतलब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट में अगर आप कंपैरिजन करो तो ट्रॉपिकल रीजन्स अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट रीजन्स, और इसी वजह से यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और इवोल्यूशनरीली आप देखें तो इनको काफ़ी टाइम मिला है स्पीशीज़ को डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि जितनी कम उथल पुथल होगी उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगला टॉपिक देखते हैं, सेकंड वाली हाइपोथेसिस है वो क्या है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। तो जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट हैं उनमें सीजन्स का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर जो मौसम है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, ज़्यादातर प्रिडिक्टेबल रहता है, हॉट और ह्यूमिड रहता है, एक जैसा रहता है, कांस्टेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो निके स्पेशलाइजेशन है वो अच्छे से होता है। यानी निके स्पेशलाइजेशन का मतलब है जो भी वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनका जो फंक्शनल रोल है, फंक्शनल रोल वो ठीक से इस्टेब्लिश हो पाता है। जब मौसम ज़्यादा चेंज नहीं होते तो उनके जो इफ़िशियंसी है वो बेहतर होती है, उनका फंक्शन बेहतर तरीके से हो पाता है, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना सीख जाते हैं। इसका मतलब क्या है, स्पेशलाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। और इसके कारण हम देखते हैं धीरे धीरे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बढ़ती रहती है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़ जो सोलर एनर्जी का इनपुट है, जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है किसी भी इकोसिस्टम में, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी का जो इनपुट है वो ट्रॉपिक्स में बहुत है, और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी हाई है। और अगर प्रोडक्टिविटी हाई होती है तो आप जानते हो कि उस एरिया में जो स्पीशीज़ का नंबर है वो भी बढ़ता है, और फिर उनको इवॉल्व करने का भी अगर टाइम मिल जाए तो फिर आप देखोगे धीरे धीरे डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इसीलिए इनडायरेक्टली भी इसके कारण बढ़ती है। तो ये तीन हमको पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला वाला पॉइंट था ग्लेशिएशन से रिलेटेड, दूसरा वाला पॉइंट था
लेस सीजनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, है ना, लेस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एंड थर्ड इज़ द हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा, आप कह पाएंगे कि कोई इक्वेटर वाली जो सिचुएशन है, इक्वेटर के पास हम क्यों देख रहे हैं ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, और ट्रॉपिक्स इक्वेटर से दूर, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम से दूर टेम्परेट में कम क्यों है, और उसके बाद पोलर में और कम क्यों है। अगला टॉपिक अपना जो है दैट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसको समझते हैं। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने स्पीशीज एरिया कर्व डेवलप किया था, और इन्होंने स्टडी कहाँ पे की थी, इन द साउथ अमेरिकन जंगल्स। साउथ अमेरिकन जंगल्स में ये स्टडी कर रहे थे, और ये जर्मन थे, ठीक है ना, और जोग्राफर थे। जोग्राफर का मतलब ये भूगोल की स्टडी करते थे। ही ऑब्जर्व्ड दैट within a region species richness increased with increasing explored area but only up to a limit। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे किसी भी एक्सप्लोरेशन का एरिया हम बढ़ाते हैं, जैसे कि सपोज हमारा इनिशियल एरिया स्टडी का ये था, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, चारों तरफ बढ़ा दिया, और बढ़ाते हैं फिर, क्लियर। तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं, हम थोड़ा कम कर लेते हैं बीच में ऐसे, ठीक है, अब समझ में आएगा। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं स्टडी का, जैसे पहले कितना था, पहले इतना था, फिर इतना हो गया, तो हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं स्टडी का, ऐसे ऐसे करके। वैसे वैसे जो स्पीशीज़ का नंबर है वो हम देखते हैं बढ़ता चला जाता है। किसी भी एरिया की स्टडी आप करोगे, और जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे स्पीशीज़ का नंबर बढ़ेगा। यानी सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ कहाँ मिलेंगी आपको, अगर आप ये बड़ा वाला इस एरिया की स्टडी करेंगे, यहाँ। सबसे कम कहाँ मिलेंगी, इसमें। लेकिन इसमें उन्होंने एक बात देखी, उन्होंने ये देखा कि ये एक लिमिट तक चलता है, ये वाला प्रोसेस जो है, कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे स्पीशीज़ जो हमें मिलेंगी, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ रिचनेस का मतलब क्या है, न्यू स्पीशीज़, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़, है ना। जैसे पहले हमने शॉर्ट एरिया में स्टडी किया, स्मॉल एरिया में स्टडी किया था, तो हमें केवल आम के पेड़ मिल रहे थे, ठीक है ना। फिर हमने थोड़ा एरिया बढ़ाया तो पीपल का पेड़ भी मिला, फिर हमने और एरिया बढ़ाया तो बरगद भी मिला हमको। आई बात समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पीशीज़ रिचनेस। स्पीशीज़ जो एनकाउंटर आप कर रहे हो वो बढ़ती जा रही हैं, उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। और वो कैसे हो रहा है, हम एरिया बढ़ा रहे हैं स्टडी का। इनफैक्ट the relation between the species richness and area for wide variety of taxa such as angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes turn out to be a rectangular hyperbola। तो rectangular hyperbola क्या होता है, ये rectangular hyperbola है, ये आपके सामने, ये जो डायग्राम जो आप यहाँ ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में ये जो शेप है दैट इज़ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो याद रखिएगा, हम जब देखते हैं, जैसे जैसे देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या है, एरिया, और वाई एक्सिस पर क्या देख रहे हैं, स्पीशीज़ रिचनेस, यानी स्पीशीज़ का नंबर जो आपको मिलती जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़, है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ाते हो, आप देखते हो, वैसे वैसे जो स्पीशीज़ का नंबर है वो बढ़ता जाता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। लिमिट कहाँ पर आ रही है, देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो आप देखो रेगुलर बढ़ रहा है, उसके बाद फिर इसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो इंक्रीज़ है वो कम होता चला जा रहा है, और फिर आगे चल के क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है कि अब हमें और स्पीशीज़ नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप स्टेबलाइज होते हुए देख रहे हो उसको नंबर को, क्लियर। तो याद रखिएगा, इनिशियली तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे स्टेबलाइज होगा, स्पीशीज रिचनेस जो है मिलना एकदम ख़त्म हो जाएगी लास्ट में। तो इस वाले कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
लेकिन क्या होता है इसमें दिक्कत आती है, अगर आप यहाँ आप मेज़र करो तो चलो इस पॉइंट को हमने सपोज इस पॉइंट को हमें समझ लिया, बट आगे चल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब और जो फ्यूचर चेंजेस हैं उनको स्टडी कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा पास पास हो जाएगा, है ना। बिकॉज इसका शेप कैसा हो रहा है, ऐसे कांस्टेंट होता चला जा रहा है अपना जो यहाँ पर इतने एरिया में, सपोज इतने एरिया में स्टडी करनी है, उसके बाद फिर यहाँ पर करनी है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस वो निकाल पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। या इसके बीच में हमें कहीं कैलकुलेशन करना है तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा फाइंड आउट करना, बिकॉज ये कर्व जो है वो स्टेबलाइज होता जा रहा है आगे। तो हम क्यों ना ऐसा करें, हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में ले आएँ। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में ले आएंगे तो किसी भी पॉइंट पर हमारे लिए बताना उतना ही आसान होगा। देखिए आप, इट इज़ बिकमिंग ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर कितनी स्पीशीज़ रिचनेस थी। आप कहीं भी आसानी से निकाल सकते हो, जबकि यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, जैसे जैसे फ्लैट होता जाएगा कर्व, आपको दिक्कत आएगी ये निकालने में। तो आई होप आप ये बात समझे होंगे कि ये जो कर्व का शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, ये हमको जब आगे चल के हम बड़े एरिया की स्टडी कर रहे हैं तब हमको उस एरिया में स्पीशीज़ रिचनेस को निकालने में थोड़ा दिक्कत आती है, बिकॉज ये बिल्कुल पास पास हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को चेंज करने के लिए हमने इसको लॉग स्केल पर चेक किया। जब हम इसको लॉग स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो लॉग स्केल में अब देखिए जो इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को वो ये है, ठीक है ना। अब आप जब इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आप दोनों साइड लॉग ले लोगे। जब आप दोनों साइड लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा log s इज इक्वल टू, अब इसका जब लॉग लिया जाएगा सी ए की पावर z, इसका लॉग लिया जाएगा तो उसको जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा log c प्लस z log a, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स लॉग लिया है। दोनों साइड लॉग क्यों लिया है, बिकॉज वी वांट अ स्ट्रेट लाइन। And why we want a straight line? We want a straight line so that we can easily check and study the species richness with the area, because इन आगे चल के ये ग्राफ जो है फ्लैट होने लगता है तब स्टडी हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a क्यों आया और हमने log क्यों लिया। अब ये वैल्यूज़ हम देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है log s। अब देखिए यहाँ पे s का मतलब क्या है, स्पीशीज़ रिचनेस। तो स्पीशीज़ रिचनेस को हमने s माना है, ठीक है ना। उसके बाद a इज़ द एरिया, z इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। सो स्लोप ऑफ द लाइन इज़ द z। ये स्लोप होता है, इसे हम स्लोप बोलते हैं। देखिए अब बताइए किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, बताइए स्लोप किस में ज़्यादा है, a b या c, किसका स्लोप ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे a का स्लोप ज़्यादा है, b का उससे कम है और c का सबसे कम है। सबसे स्टीप कौन है, सबसे स्टीप है a। स्टीप यानी सबसे ज़्यादा चढ़ाई किस में है, a में, उससे कम b में, सबसे कम c में। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्लोप क्या है, z, जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। एंड c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन आ रही है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वाली इक्वेशन आ रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। हियर दिस इज कॉल्ड एज द y इंटरसेप्ट, ओके, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। और m इज द स्लोप, ठीक है, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द स्पीशीज रिचनेस। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये mx प्लस c, तो ये याद रखिएगा इसमें। तो इकोलॉजिस्ट्स ने ये देखा कि जो z की वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 के बीच में पाई जाती है।
चाहे कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो। ये जो z वैल्यू है ये 0.1 से 0.2 को आपको के बीच में आपको मिलेगी किसी छोटे एरिया में स्टडी हो रही है। तो अगर किसी लिमिटेड एरिया में स्टडी हो रही है तो 0.1 से 0.2 के बीच में आपको ये मिलेगी, चाहे कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो, है ना। वेदर इट इज़ इन प्लांट्स इन ब्रिटेन और बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और mollusks in New York State, the slope of the regression यानी z वैल्यू आर अमेजिंगली सिमिलर। तो आप चाहे प्लांट्स के लिए निकाल रहे हो, चाहे आप बर्ड्स के लिए निकाल रहे हो, चाहे आप मॉलस्क के लिए निकाल रहे हो, लेकिन बात किसकी कर रहे हो? छोटे एरिया की। न्यूयॉर्क में, ब्रिटेन में, कैलिफोर्निया में, छोटे छोटे मतलब कंट्रीज़ में आप स्टडी कर रहे हो, तब तो z वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.2 तक होती है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बर्ड है कि वो प्लांट है, ठीक है, या वो मॉलस्क है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसके बीच में कहीं पाई जाती है। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, जैसे कि एंटायर कॉन्टिनेंट, अगर आप अफ्रीका की स्टडी करो पूरे की, है ना, अब आप बड़े कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, पूरे एशिया की बात हो रही है सपोज, या पूरे अमेरिका की बात हो रही है, पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, देन आपको ये जो z वैल्यू है ये ज़्यादा मिलेगी। ये आपको कितनी मिलेगी? 0.6 से लेकर के 1.2 के बीच में आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो फ्रूजीवोरस बर्ड्स हैं, जो फ्रूट खाने वाली बर्ड्स हैं, है ना, और जो मैमल्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के। जब उनकी स्टडी की गई अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फ्रूजीवोरस बर्ड्स की स्टडी, या पूरे पूरे कॉन्टिनेंट में मैमल्स की स्टडी, तो स्लोप कितना निकल के आया? 1.15 निकल के आया। z वैल्यू कितनी आई? 1.15 आई। तो इतनी ज़्यादा z वैल्यू आने का मतलब है कि एरिया ऑफ स्टडी वॉज ऑल्सो वेरी मच। तो स्टीपर स्लोप्स का मतलब क्या है? स्टीपर स्लोप का मतलब याद रखिएगा कि हायर z वैल्यू। और अब बताइए ए वाला ज़्यादा स्टीप है या बी वाला? तो आंसर आएगा ए वाला ज़्यादा स्टीप है और इसकी z वैल्यू भी ज़्यादा है। यहाँ से आप इसको रिलेट करना। फाइंड दैट वी फाउंड दैट द, अगर हम कॉन्टिनेंट की स्टडी करेंगे तो z वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी स्लोप कैसा होगा? स्टीपर होगा। तो ये कर्व जो है स्ट्रेट हो रहा है, इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे जैसे हम एरिया ऑफ स्टडी बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं स्पीशीज़ का नंबर बढ़ता जाता है। तो देखिए बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, और एरिया बढ़ाने पर हम देखते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और फिर आगे चल के तो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, कोई चेंज नहीं हमको मालूम पड़ता। तो अगर हमने सपोज़ एरिया बढ़ाया धीरे धीरे करके, यहाँ पर राइट साइड में आप देखो, और हमने लास्ट में और बड़े एरिया में स्टडी करी, तो सपोज़ यहाँ लास्ट में, तो अगर हमको सपोज़ यहाँ पर 10 स्पीशीज़ मिल रही हैं डिफरेंट काइंड्स की, है ना, इससे पहले हमको 8 मिली, इससे पहले हमको सपोज़ 5 मिली थी, और सबसे पहले हमको मिली थी 2, 2, 5, 8, 10, है ना, फिर अगले वाले में हमको मिली 11, और फिर अगर हमने इसके आगे और स्टडी करी, है ना, तो हमको कितनी स्पीशीज़ मिल रही हैं? 11, और करी तो फिर 11 मिल रही हैं। तो उसका मतलब क्या है? अब हमारा जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व है वो बन जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि स्पीशीज़ एज वी इंक्रीज द एरिया द स्पीशीज़ बिकम कांस्टेंट, फाइनली द नंबर बिकम्स कांस्टेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ाते चले जाओगे फिर बहुत ज़्यादा एरिया हो जाएगा, तो फिर आप देखोगे कि नई स्पीशीज़ जो फाइंड आउट हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी, और आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट होने लग जाएगा, ऊपर फ्लैट होने लग जाएगा, कांस्टेंट नंबर आने लग जाएंगे, स्पीशीज़ रिचनेस जो है वो अब स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसीलिए हम लॉग स्केल पे स्टडी करते हैं इसको, ताकि ये स्ट्रेट लाइन मिल जाए हमको, जिसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज़ इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी होती है, जिसमें एम क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा कब, जब ज़्यादा बड़ा एरिया स्टडी का होगा, जैसे कि कॉन्टिनेंट। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इतना ही इस लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। थैंक यू।